हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 मैथमेटिक्स के चैप्टर फर्स्ट संबंध एवं फलन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का वन शॉट वीडियो। इसमें वो क्वेश्चंस हैं जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम में लगातार लगभग हर साल पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि माना समुच्चय n में r इक्वल टू ए बी सच दैट a इक्वल टू बी माइनस टू और b इज ग्रेटर देन 6 द्वारा प्रदत्त संबंध r है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे दो कंडीशंस दिए हुए हैं। पहला है कि b इज ग्रेटर देन 6, तो जो रिलेशन यहाँ a और b दिया हुआ है इसमें b जो होना चाहिए 6 से बड़ा होना चाहिए। तो 4 जो है 6 से बड़ा नहीं होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ है 3 और 8, तो इसका जो b है ये 6 से तो बड़ा है, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे और है कि a जो होना चाहिए b माइनस टू, मतलब कि b से 2 छोटा होना चाहिए। तो अगर 8 में से 2 माइनस करें तो यहाँ पे 3 नहीं मिलेगा, तो ये यहाँ पे गलत है। अब थर्ड ऑप्शन है 6 और 8, तो यहाँ अगर हम 8 से माइनस करें 2, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि a जो होगा वो b से 2 छोटा होगा। तो b से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो 6 मिलेगा, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और जो फोर्थ ऑप्शन है तो 7 में से अगर हम 2 माइनस करें तो 8 नहीं मिलेगा, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 6 और 8। अगला प्रश्न है माना f(x इक्वल टू 3x) द्वारा परिभाषित फलन f फ्रॉम r टू r है। सही उत्तर चुनिए। फंक्शन का डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर है और फंक्शन जो है f(x इक्वल टू 3x) दिया हुआ है। माना अगर हम कोई दो एलिमेंट इसके डोमेन में ले लें x1 और x2 बिलोंग्स टू r। इसके डोमेन में दो एलिमेंट x1 और x2 अगर ले लेते हैं तो f(x1) जो होगा f(x2) के बराबर होगा, और x1 के जगह पे यहाँ पे हम 3x1 लिख सकते हैं क्योंकि f(x) जो है 3x के बराबर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3x1 इक्वल टू 3x2। अब 3 से 3 को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा x1 इक्वल टू x2। अतः यह फलन एकाएकी है। अब हमें चेक करना है कि यह फलन आच्छादक है कि नहीं है। तो इसके लिए पुनः माना f(x) इक्वल टू y ले लेते हैं। अब f(x) का वैल्यू यहाँ पे 3x दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 3x इक्वल टू वाई, और अगर हम x की वैल्यू निकालें तो ये आएगा y डिवाइडेड बाई 3, और y डिवाइडेड बाई 3 जो है रियल नंबर होता है जो कि इस फंक्शन के डोमेन में है। इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि y के प्रत्येक मान के लिए x का कोई न कोई मान इसके डोमेन में उपलब्ध है। इसका मतलब कि इसके कोडोमेन से कोई भी हम रियल नंबर लेंगे तो उसके लिए इसके डोमेन में कोई न कोई प्री इमेज मौजूद होगा, अतः ये एक आच्छादक फलन होगा। इसलिए यह एक एकाएकी तथा आच्छादक फलन है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि यदि L किसी समतल में स्थित समस्त सरल रेखाओं का एक समुच्चय है तथा संबंध R इक्वल टू L1 L2 सच दैट L1 L2 पर लंब है, समुच्चय L में परिभाषित है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि यह फलन स्वतुल्य है कि नहीं है। तो L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, क्योंकि लंब होने के लिए एटलीस्ट 2 लाइन का होना जरूरी है, इसलिए L1 खुद अपने पे लंब नहीं हो सकता। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि कोई रेखा स्वयं पर लंब नहीं हो सकती,
इसके बाद सममित चेक करेंगे। सममित चेक करने के लिए कोई दो रेखा L1 और L2 इस प्रकार लेते हैं कि वो R को बिलोंग करें। मतलब कि ये ऐसी दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे पे लंब हैं। अब एक दूसरे पे लंब हैं तो इसको हम लिख सकते हैं L1 परपेंडिकुलर L2। अब जब L1 L2 पे लंब है तो L2 वाली रेखा भी L1 पे लंब होगी। इसलिए इसको हम लिख सकते हैं L2 L1 बिलोंग्स टू R। क्योंकि अगर L1 रेखा L2 पे लंब है तो L2 रेखा भी L1 पर लंब होगी। अतः यह सममित है। संक्रामक चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने के लिए L1 और L2 दो रेखाएं अगर R में हैं, L1 L2 बिलोंग्स टू R, और L2 और L3 ये भी अगर R को बिलोंग करें, मतलब कि L1 जो है L2 पे लंब हो और L2 पे कोई तीसरी रेखा L3 लंब हो, तो इसका मतलब कि L1 और जो L2 है ये आपस में लंब नहीं होगा, ये समांतर होगा। ऐसा कैसे हो रहा है इसको यहाँ पे हम लोग देख ले रहे हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये कोई रेखा है जिसको हम नाम दे देते हैं L1। अब इसके ऊपर कोई परपेंडिकुलर रेखा ये है जिसको हम नाम देते हैं L2। अब इसको कह सकते हैं कि L1 जो है L2 पे लंब है। अब अगर इस L2 वाली रेखा पे कोई तीसरी रेखा हम L3 खींचे, ये रेखा L3 है जो कि ये L2 वाले पे लंब है, तो ये पहली और तीसरी रेखा आपस में लंब न होकर के ये समांतर रेखाएं होती हैं। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो L1 और L3 है, ये L3 लिखेंगे यहाँ पे। L1 और L3 जो रेखाएं होंगी ये आपस में लंब नहीं होगी, तो इसलिए यहाँ से हम लिख सकते हैं कि L1 और L3 जो होगा डज नॉट बिलोंग्स टू R होगा। तो ये संबंध R जो है स्वतुल्य नहीं है, संक्रामक नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, R सममित है। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि fx इक्वल टू 2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर द्वारा प्रदत्त फलन f फ्रॉम R टू R एकाएकी और आच्छादक है। तो सबसे पहले हम इसको एकाएकी सिद्ध करते हैं। एकाएकी सिद्ध करने के लिए इसके डोमेन में से हम कोई भी दो अवयव माना x1 और x2 ले लेते हैं। इसके बाद लिखते हैं fx1 इक्वल टू fx2। अब यहाँ से हम फंक्शन की वैल्यू रख लेते हैं। यहाँ से fx जो है 2x के इक्वल दिया हुआ है, तो अगर x के जगह पे हम x1 रखें तो fx1 जो होगा 2x1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2x1 इक्वल टू 2x2। अब 2 से 2 को हम कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा x1 इक्वल टू x2। तो यदि fx1 इक्वल टू fx2 लेने पर और उसको आगे सॉल्व करने के बाद x1 इक्वल टू x2 आ जाता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि यह फलन एकाएकी फलन है। अब हम आच्छादक सिद्ध करेंगे इसको। आच्छादक सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि fx जो है y के इक्वल है, जहाँ y इसके कोडोमेन का कोई अवयव है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, fx की वैल्यू रखेंगे। तो fx जो है 2x के इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x इक्वल टू ये y। अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो वो आएगा y डिवाइडेड बाई 2। और हम जानते हैं कि y बाई 2 जो होता है एक रियल नंबर होता है। अतः कोडोमेन में प्रत्येक अवयव के लिए डोमेन में कोई न कोई प्री इमेज मौजूद है, अतः यह फलन एकाएकी तथा आच्छादक फलन है। अगला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन f फ्रॉम R टू R न तो एकाएकी है और न आच्छादक है। यहाँ पे दिया हुआ है फलन जो है रियल नंबर से
रियल नंबर, मतलब कि इसका डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर है, और फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। अब सबसे पहले एकाएकी सिद्ध करते हैं कि ये एकाएकी नहीं है। तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम f1 निकालें, मतलब कि x के जगह पे 1 रखें, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, क्योंकि जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर हमको 1 मिलेगा। अब अगर फिर से यहाँ से f-1 हम निकालें, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो अगेन हमको 1 मिलेगा। अब यहाँ से देख सकते हैं कि 1 पे भी इस फंक्शन का मान 1 है, और -1 रखने पे भी इस फंक्शन का मान 1 आ रहा है। इसका मतलब कि -1 और 1 दोनों के लिए इसका आंसर सेम आ रहा है, इसलिए कहेंगे कि यह एक एकाएकी फलन नहीं है। चूंकि -1 और 1 का प्रतिबिंब 1 है, अतः यह फलन एकाएकी नहीं है। मतलब कि यहाँ दो डिफरेंट डिजिट रखने पे इसका आंसर भी डिफरेंट आने चाहिए। अगर दोनों का आंसर एक ही आ जाता है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यह फलन एकाएकी नहीं है। अब इसके बाद हम आच्छादक देख लेते हैं। अब जो एक्स स्क्वायर का फंक्शन होता है वो रियल नंबर के लिए आच्छादक नहीं होता है। इसको एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मान लीजिए कि कोई फंक्शन एफ एक्स है जो कि एक्स स्क्वायर के इक्वल है, और ये जो फंक्शन है इसका डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर है। इसका मतलब कि अगर फंक्शन में हम 1 रखें तो इसका आंसर 1 का स्क्वायर हमको 1 मिलेगा। अगर -1 रखते हैं तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो अगेन हमको 1 मिलेगा। अगर यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, और अगर -2 रखते हैं तो इसका आंसर भी हमको 4 मिलेगा। इसका मतलब कि इसके कोडोमेन में एक भी नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे, जबकि यहाँ पे कोडोमेन दिया हुआ है कि रियल नंबर है। मतलब कि इसके कोडोमेन में सभी रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि -1, -2, -3, -4, ये सभी नंबर इसके कोडोमेन में हैं। लेकिन किसी भी संख्या का ये आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव हमको नहीं मिलेगा। इसलिए ये सभी नंबर्स जो होंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे -1, -2, ये सभी खाली बची रहेंगी। और आच्छादक इसीलिए इसको हम नहीं कहते हैं, क्योंकि आच्छादक वही फलन होता है जिसका कोडोमेन का कोई भी वैल्यू एम्प्टी नहीं होता है। -1 इसके कोडोमेन में है, परंतु यह प्रांत डोमेन के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अतः यह फलन आच्छादक नहीं है। मतलब कि इसका जो कोडोमेन है इसमें -1 तो है, लेकिन किसी भी संख्या का हमको स्क्वायर करने पे -1 नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि यह फलन आच्छादक नहीं है। तो इस दोनों को मिला करके यहाँ पे लिखेंगे, अतः यह फलन न तो एकाएकी है और न ही आच्छादक है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि f फ्रॉम R टू R तथा g फ्रॉम R टू R फलन क्रमशः fx इक्वल टू कॉस एक्स तथा gx इक्वल टू 3x स्क्वायर द्वारा परिभाषित हैं, तो g ऑफ f तथा f ऑफ g ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको निकालना है g ऑफ f। g ऑफ f निकालने के लिए हम इसको इस प्रकार लिखते हैं g ऑफ f, और इसके बाद लिखते हैं x। इसके बाद हम क्या करते हैं कि g लिखते हैं और ऑफ fx को हम इस प्रकार लिखते हैं fx। अब g के जगह पे g को लिखेंगे और fx की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। fx इक्वल टू दिया गया है cos x, तो यहाँ पे लिखेंगे cos x। इसके बाद ये gx हो चुका है, इसको हम g और इस पूरे को x पढ़ेंगे। अब gx की वैल्यू क्या दिया हुआ है 3x स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे 3
अब चूंकि ये पूरा का पूरा x है तो इसको हम लिखेंगे cos x का स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर x, क्योंकि cos x का स्क्वायर cos स्क्वायर x के इक्वल होता है। इसके बाद हमको निकालना है f ऑफ g, तो इसको भी इसी प्रकार से लिखते हैं f ऑफ g, उसके बाद x लिखते हैं। अब यहाँ पे f लिखेंगे पहले, उसके बाद g और x को मिला के हम gx लिख सकते हैं। इसके बाद ये f लिखेंगे और gx की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे। gx दिया हुआ है 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x स्क्वायर। अब ये पूरा हमारा fx है, इस पूरे को x पढ़ेंगे तो ये fx कहलाएगा। अब fx की वैल्यू क्या है? cos x, तो यहाँ पे लिखेंगे cos, और ये पूरा का पूरा हमारा x है तो इसको लिखेंगे 3x स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि R1 तथा R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध है तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी A में एक तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि R1 और R2 जो हैं A में तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि A बिलोंग्स टू कैपिटल A, मतलब कि इस समुच्चय A में कोई एलिमेंट हम A ले रहे हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि A जो होगा ये R1 में होगा, क्योंकि R1 जो है तुल्यता संबंध है, तो ये A और A R1 को बिलोंग करेगा, तथा A और A R2 को भी बिलोंग करेगा, क्योंकि R1 और R2 दोनों तुल्यता संबंध है, मतलब कि ये स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों होंगे। अब A R1 में भी है, यहाँ पे हम R1 कर देते हैं, यहाँ पे R2 कर देते हैं, और A R2 में भी है, तो दोनों का अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो उसके अंदर भी ये चीज़ होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ से हम लिख सकते हैं कि A और A R1 इंटरसेक्शन R2 दोनों को बिलोंग करेंगे, अतः R1 इंटरसेक्शन R2 स्वतुल्य है। अब चेक करते हैं कि ये सममित है कि नहीं है। तो सममित चेक करने के लिए A तथा B दो एलिमेंट हम A में ले रहे हैं, और यहाँ से हम लिखेंगे कि AB बिलोंग्स टू R1 तथा BA बिलोंग्स टू R1, क्योंकि ये कह रहा है कि R1 जो है तुल्यता संबंध है, मतलब कि ये सममित होगा। तो AB अगर R1 में है तो इसको सममित होने के लिए BA को भी R1 में होना पड़ेगा। इसी प्रकार से हम R2 को भी करेंगे कि अगर AB बिलोंग्स टू R2 है तो इसका मतलब कि BA बिलोंग्स टू R2 होना पड़ेगा। अब यहाँ से हमको चेक करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 सममित है कि नहीं। तो इसके लिए हम AB बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 करेंगे, तो B और A भी R1 इंटरसेक्शन R2 में होने चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि BA R1 में है और BA R2 में है, तो दोनों का इंटरसेक्शन जब हम निकालेंगे तो इसके अंदर भी B और A होगा, तो BA जो होगा वो भी बिलोंग्स करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 को। इसका मतलब कि यह सममित होगा। अब चेक करते हैं कि यह संक्रामक है कि नहीं है। तो इसके लिए A, B और C कोई तीन एलिमेंट समुच्चय A में ले लेते हैं। अब चूंकि R1 R2 दोनों तुल्यता संबंध है, इसका मतलब कि R1 R2 दोनों संक्रामक होंगे। तो इसका मतलब कि A B जो होगा वो R1 को बिलोंग करेगा, और B C जो होगा वो भी R1 को बिलोंग करेगा, और
ए और सी जो होगा ये भी R1 को बिलोंग करेगा, क्योंकि ये पहले से दिया हुआ है कि ये तुल्यता संबंध है तो संक्रामक होगा। अब R2 के लिए भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि AB बिलोंग्स टू R2 है, उसके बाद BC बिलोंग्स टू R2 है। इसका मतलब कि AC जो होगा वो भी R2 से बिलोंग करेगा। अब हमें चेक करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 जो होगा वो संक्रामक होगा कि नहीं होगा। तो यदि हम दो एलिमेंट A और B R1 इंटरसेक्शन R2 में लेते हैं और BC इसको भी R1 इंटरसेक्शन R2 में लेते हैं, तो AC जो होगा यहाँ से देख सकते हैं कि AC जो है R1 को भी बिलोंग कर रहा है और AC जो है R2 को भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कि R1 इंटरसेक्शन R2 में भी AC होना चाहिए। तो यहाँ से लिखेंगे कि AC जो होगा वो भी बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 को। अतः यह एक संक्रामक फलन है। अब चूंकि R1 इंटरसेक्शन R2 स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक भी है, तो इन तीनों को मिला के हम लिख सकते हैं कि R1 इंटरसेक्शन R2 जो होगा एक तुल्यता संबंध होगा। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में R इक्वल टू T1 T2 T1 T2 के समरूप है। द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं? इसको सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं कि माना A एक समतल में स्थित त्रिभुजों का समुच्चय है। अब इसको सबसे पहले स्वतुल्य सिद्ध करते हैं। स्वतुल्य सिद्ध करने के लिए यहाँ पे T1 और T1 जो होगा वो R को बिलोंग करेगा, क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज अपने समरूप होता है। इसके बाद सममित हम चेक करते हैं। सममित यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं चूंकि प्रत्येक त्रिभुज। अब सममित चेक करते हैं। सममित चेक करने के लिए दो त्रिभुज T1 और T2 लेते हैं और वो लिखते हैं कि R को बिलोंग कर रहा है, मतलब कि T1 जो है T2 के समरूप है। इसका मतलब कि T2 और T1 जो होगा ये भी R को बिलोंग करेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर दो त्रिभुज T1 और T2 हैं, अगर T1 T2 के जैसा दिख रहा है तो T2 भी T1 के जैसा दिखेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर T1 T2 R को बिलोंग कर रहा है तो T2 और T1 भी R को बिलोंग करेगा। अतः यह सममित हो जाएगा। अब संक्रामक चेक कर लेते हैं। संक्रामक चेक करने के लिए हमको T1 T2 दो त्रिभुज लेने पड़ेंगे जो कि R को बिलोंग करते हैं, और अगर T2 T3 R को बिलोंग करते हैं, उसके बाद T1 और T3 अगर R को बिलोंग करें, तब हम कह सकते हैं कि यह एक संक्रामक फलन है। तो यहाँ से देखिए कि अगर पहला त्रिभुज दूसरे के जैसा दिख रहा है और वो दूसरा त्रिभुज तीसरे त्रिभुज के जैसा दिख रहा है, तो पहला और तीसरा जो त्रिभुज होगा वो भी सेम दिखेगा। इसका मतलब कि हम लिख सकते हैं कि T1 और T3 जो है वो भी R को बिलोंग करेगा। अब चूंकि यह स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों है, इसका मतलब कि यहाँ से लिखेंगे अतः यह एक तुल्यता संबंध है। अब इसके दूसरे पार्ट पे चलते हैं जहाँ लिखा हुआ है भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1। इसका मतलब कि एक T1 है, इसको T1 लिखते हैं, जिसकी भुजाएं 3, 4 तथा 5 हैं,
और भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2। और एक T2 है जिसकी भुजाएं 5, 12 और 13 दी हुई हैं। और एक T3 भी है जिसकी भुजाएं 6, 8 और 10 हैं। एक T3 त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 6, 8 और 10 हैं और कह रहा है कि इनमें से कौन से संबंधित हैं। तो यहां से देख सकते हैं कि T1 जो है 3, 4, 5 दिया हुआ है और T3 जो है 6, 8, 10 दिया हुआ है। मतलब कि जो पहली वाली भुजा है 3 का डबल 6 है, 4 का डबल 8 है और 5 का डबल 10 है। मतलब कि T1 और T3 की जो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये T1 और T2 जो त्रिभुज है आपस में संबंधित हैं। यहाँ पे ये दिखाई नहीं दे रहा है, इसको यहाँ पे सही कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है चूंकि T1 तथा T3 की भुजाएं समानुपाती हैं। मतलब कि ये जो T1 और T3 हैं इसकी भुजाएं समान अनुपात में हैं। मतलब कि ये पहले वाले का डबल है तो ये दूसरी भुजा भी 4 का डबल 8 है और तीसरी भुजा भी 5 का डबल 10 है। इसलिए त्रिभुज T1 तथा T3 आपस में संबंधित हैं। क्योंकि अगर दो त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती होती हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। यदि फलन f फ्रॉम रेशनल नंबर टू रेशनल नंबर fx इक्वल टू 3x माइनस 4 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर से परिभाषित है तो सिद्ध कीजिए कि f एकेकी तथा आच्छादक फलन है जहां q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। सबसे पहले एकेकी सिद्ध करते हैं। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि माना x1 तथा x2 बिलोंग्स टू q। मतलब कि दो एलिमेंट x1 और x2 हम q से ले लेते हैं जो कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। और इसको हम लिखते हैं fx1 इक्वल टू fx2। अगर इसको सॉल्व करने के बाद x1 इक्वल टू x2 मिलता है तो हम कहेंगे कि यह फलन एकेकी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। x1 और x2 फंक्शन का मान दिया हुआ है 3x माइनस 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x1 माइनस 4, x के जगह पे हमें x1 लिखना है, इक्वल टू 3x2 माइनस 4। अब हम 4 से 4 को कैंसिल आउट करेंगे तो मिलेगा 3x1 इक्वल टू 3x2। यहाँ से 3 से 3 भी कैंसिल आउट कर सकते हैं तो यहाँ से हमको x1 इक्वल टू x2 मिलेगा। इसका मतलब कि यह एकेकी है। इसके बाद आच्छादक प्रूफ करने के लिए हमें मानना पड़ता है माना fx इक्वल टू y। अब यहाँ fx की वैल्यू हम लिखते हैं जो कि दिया हुआ है 3x माइनस 4। तो ये होगा 3x माइनस 4 इक्वल टू y। इसके बाद -4 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये होगा y प्लस 4। और यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकालें तो y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 मिलेगा। अब जो y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 है ये एक रेशनल नंबर है, इसलिए लिखेंगे बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। यहाँ पे हमको q लिखना था, q का मतलब रेशनल नंबर होता है। तो x इक्वल टू वाई प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 जो होता है एक रेशनल नंबर होता है। मतलब कि अगर आपको आच्छादक सिद्ध करना है तो सबसे पहले fx इक्वल टू वाई ले लेंगे, उसके बाद फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे रख के x का मान निकाल देंगे और जो x का मान हमको मिलेगा वो अगर इसके डोमेन में आ जा रहा है, मतलब कि जैसे कि y प्लस 4/3 जो होता है ये इसका डोमेन q दिया हुआ है तो ये q को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अतः यह एक आच्छादक फलन है। अतः fx इक्वल टू 3x माइनस 4 f फ्रॉम q टू q एक एकेकी तथा आच्छादक फलन है। अगला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि fx इक्वल टू मॉड ऑफ x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर न तो एकेकी है और न आच्छादक है।
यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है जिसका डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर है और फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। तो हम जानते हैं कि जो मॉड ऑफ एक्स होता है वो रियल नंबर टू रियल नंबर के लिए एकाएकी और आच्छादक दोनों नहीं होता है। इसको सिद्ध कैसे करेंगे? तो एकाएकी सिद्ध करते हैं पहले कि एकाएकी नहीं है। एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है मॉड ऑफ एक्स, तो अगर यहाँ से हम f1 निकालें तो मॉड ऑफ 1 हमको 1 मिलेगा। अगर यहाँ से हम f-1 निकालें तो -1 का मॉड भी 1 ही मिलेगा हमको। अब यहाँ से देख सकते हैं कि फंक्शन का मान 1 और -1 के लिए दोनों का आंसर सेम है, इसलिए कहेंगे कि यह फलन एकाएकी नहीं है। चूंकि -1 तथा 1 का प्रतिबिंब 1 है, अतः यह फलन एकाएकी नहीं है, क्योंकि दो अवयव का एक ही प्रतिबिंब नहीं हो सकता है। 1 का प्रतिबिंब अगर 1 है तो माइनस का भी प्रतिबिंब 1 नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि ये फलन एकाएकी नहीं है। इसके बाद आच्छादक चेक कर लेते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो मॉड्यूलस फंक्शन होता है इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता है और यहाँ पे कोडोमेन रियल नंबर दिया हुआ है, मतलब कि कोडोमेन में नेगेटिव संख्याएं तो होंगी लेकिन उसका कोई प्री इमेज मौजूद नहीं होगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स दिया हुआ है और फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन रियल नंबर है, मतलब कि इसका डोमेन और ये कोडोमेन दोनों रियल नंबर हैं। अगर इसके डोमेन से कोई भी हम लेते हैं संख्या 1, ये रियल नंबर ही होना चाहिए। तो मॉड ऑफ एक्स अगर हम निकालें, मतलब कि मॉड ऑफ 1, तो इसका आंसर हमको 1 मिलेगा। अब अगर -1 रखें एक्स की वैल्यू तो मॉड में -1 रखेंगे तो भी इसका आंसर हमें 1 ही मिलेगा। अब चूंकि इसका कोडोमेन रियल नंबर है, इसका मतलब इसके अंदर सभी संख्याएं होंगी, -1, +1, -2, 1/2, सभी संख्याएं इसके अंदर होंगी। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मॉड ऑफ एक्स जब भी हम निकालेंगे तो केवल पॉजिटिव नंबर ही हमको मिलेगा, ये नेगेटिव संख्याएं ऐसे ही खाली बची रहेंगी। और जब कभी भी ऐसा होता है कि इसके कोडोमेन का कोई भी अवयव खाली बचा होता है, मतलब कि ये किसी भी डोमेन के अवयव से कनेक्टेड नहीं होता है, तो हम कहते हैं कि ये जो फलन है आच्छादक नहीं है। -1 इसके कोडोमेन में है परंतु यह इसके डोमेन में किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, मतलब कि इसके x के जगह पे कोई भी हम संख्या डाल दें, ये कभी -1 इसका आंसर नहीं आ सकता है, अतः यह फलन आच्छादक नहीं है। यहाँ पे हमने एक प्रश्न और इंक्लूड किया है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू महत्तम पूर्णांक फलन x द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन फंक्शन फ्रॉम r टू r न तो एकाएकी है और न आच्छादक है। तो फंक्शन दिया हुआ है रियल नंबर से रियल नंबर तक और एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x क्या करता है? ये एक ऐसा फलन है, मान लीजिए ये इसका डोमेन है और ये कोडोमेन है, दोनों रियल नंबर हैं। अब इस फंक्शन में अगर हम 1 वैल्यू पुट करते हैं तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये हमको 1 वैल्यू देगा। अगर हम 2 पुट करेंगे तो ये हमको 2 वैल्यू देगा। लेकिन अगर 1.1 इसमें अगर हम डालें x की वैल्यू तो ठीक इसके पहले वाला हमको होल नंबर ये 1 मिलेगा। अगर इसमें हम 1.2 डालते हैं तो इसके ठीक पहले वाला होल नंबर फिर से 1 मिलेगा। अगर हम 0.5 डालते हैं तो इसके पहले का होल नंबर हमको 0 मिलेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यही काम होता है कि इसमें जो भी आप होल नंबर डालेंगे तो आंसर सेम आता है, लेकिन अगर उससे थोड़ा सा डेसिमल में ज़्यादा डालें जैसे 1.1, 1.2 तो ठीक उसके पहले वाला होल नंबर हमको मिलता है। अगर यहाँ पे हम 0 डालें तो भी आंसर हमको 0 मिलेगा।
अगर हम 0.1 डालें तो भी हमको आंसर 0 मिलेगा, जस्ट इसके पहले वाला होल नंबर। तो इसको हमें सिद्ध करना है कि ये न तो एकाएकी है और न आच्छादक। तो सबसे पहले एकाएकी देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी जैसे कि हम देख सकते हैं कि 1 का भी इमेज हमको 1 मिल रहा है, 1.1 का भी इमेज 1 मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि f1 इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 का वैल्यू 1 मिलेगा। अगर हम f1.1 लिखें तो 1.1 का भी हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 ही मिलता है। अब इस दो एलिमेंट का दोनों का सेम आंसर आ रहा है, इसलिए लिखेंगे चूंकि 1 तथा 1.1 का प्रतिबिंब 1 है, अतः यह फलन एकाएकी नहीं है। अब आच्छादक चेक कर लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसका कोडोमेन रियल नंबर है, मतलब कि इसके अंदर 1.1 भी होगा, 1.5 भी होगा, मतलब कि ऐसी सभी संख्याएं होंगी जो रियल नंबर में आती हैं। लेकिन इस फंक्शन का जो वैल्यू होगा केवल होल नंबर ही हो सकता है, और बाकी जो संख्याएं हैं 1.1, 1.5 ये सभी खाली बची रहेंगी, मतलब इनके लिए डोमेन में कोई भी प्री इमेज मौजूद नहीं है जिससे कि ये जुड़े हुए हों। तो इसलिए लिखेंगे चूंकि 1.1 इसके कोडोमेन में है, यहाँ पे कोडोमेन में 1.1 है, परंतु यह इसके डोमेन के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, यह इसके डोमेन से जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब कि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसको इस फंक्शन में डालने पे 1.1 मिले, अतः यह फलन आच्छादक नहीं है। तो इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कि जो महत्तम पूर्णांक फलन x होता है वो रियल नंबर टू रियल नंबर के लिए न तो एकाएकी होता है और न ही आच्छादक होता है।